एथन, मुझे लेटर स्टेज स्टमक कैंसर है, फिर भी डॉक्टर मुझे बस बर्गर खाने को कह देता है। मेरे पेरेंट्स भी मुझे फोन न करने को कहते हैं और कहते हैं कि छोटी मोटी बीमारी से कोई नहीं मरता, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। हॉस्पिटल से अकेले बाहर निकलते हुए मैं पिछले 19 सालों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरी छोटी बहन को ज्यादा प्यार दिया है और उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात कही है, तुम बड़े हो, समझदार बनो, हमेशा अपनी बहन की बात मानो। बाहर की दुनिया के लिए मैं हमेशा वो परफेक्ट बच्चा रहा हूँ जिसकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक नालायक बड़ा भाई रहा हूँ। और इस बार मेरे अचानक बेहोश होने के बाद भी वो जिद करके मेरी बहन लिली की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में चले गए और उन्होंने जाते जाते मुझ पर बस एक ठंडा सा ताना कसा। चेकअप के बाद सीधे घर आना। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मेरे आंसू नहीं रुकते। तभी सामने से कोई मुझसे टकरा जाता है जिससे उसका सारा सामान जमीन पर बिखर जाता है। मैं झटपट माफी मांगता हूँ, लेकिन जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये मेरा पुराना पड़ोसी मिस्टर वालेस है। एथन, क्या चलते वक्त अंधे हो जाते हो? देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सब कुछ तोड़ दिया। तुम्हें किस तरह के पेरेंट्स ने पाला है? मिस्टर वालेस बिना कोई सवाल पूछे मुझ पर बरस पड़ता है। तो फिर मैं आपको पैसे दे देता हूँ। मैं कुछ नोट निकालता हूँ और तुरंत उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो पैसे झपटता है और जाने के लिए मुड़ जाता है। और जब मैं उसकी पीठ को देखता हूँ तो अचानक सोचता हूँ, मुझ जैसे मरने वाले इंसान को अभी भी इतना डरपोक और दब्बू क्यों होना चाहिए? गलती साफ तौर पर उसी की थी, इसलिए बिना सोचे समझे मैं उसे आवाज देकर रोकता हूँ। फिर मैं सीधे उसके पास जाता हूँ, उसके हाथों से सामान छीनता हूँ और हमारे बगल वाले कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। मिस्टर वालेस सुन्न पड़ जाता है। ये क्या बदतमीजी है, मैंने इसके पैसे पहले ही दे दिए थे, तो फिर अब ये सब पूरी तरह मेरा है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर वालेस वहीं सन्न खड़ा रहता है और काफी देर तक कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। फिर मेरा टोन बदलता है और मैं आगे बोलता हूँ, मिस्टर वालेस, आप ही मुझसे टकराए थे और उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या अंधे आप हैं? उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन मैं अब उस पर ध्यान नहीं देता। मैं मुड़ता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मेरे पेरेंट्स और लिली पहले से डाइनिंग टेबल पर होते हैं। मेरे अंदर आते ही तीनों मुझे घूरने लगते हैं। मैं बस बुदबुदाता हूँ, मैं आ गया हूँ, और सीधे अपने कमरे में चला जाता हूँ। तभी मेरी माँ लिंडा अपना गुस्सा मुश्किल से रोकते हुए गुस्से में बोलती है, ये किस तरह का एटीट्यूड है? फिर वो मुझसे सवाल करने लगती है। मिस्टर वालेस का आज फोन आया था और उसने कहा तुमने उसे गिरा दिया, माफी नहीं मांगी और ऊपर से उसे गालियां दी। मेरे डैड रिचर्ड भी गुस्से से लाल चेहरा लिए मेरे कमरे के दरवाजे पर आ जाते हैं। एथन, तुम्हें समझना होगा कि हमारे परिवार ने तुम्हें कभी ऐसा नहीं सिखाया। गलती होना ठीक है, बशर्ते तुम अपनी गलती मानो। अब मिस्टर वालेस को फोन करो और उनसे दिल से माफी मांगो। सुनाई दिया? लेकिन मैं सीधा और सपाट जवाब देता हूँ, नहीं। वो दोनों सन्न रह जाते हैं और काफी देर तक इस बात को पचा नहीं पाते। ये किस तरह का एटीट्यूड है? हम भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं। मेरी इस बात पर वो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं और मुझे भी अंदर से बहुत बेचैनी महसूस होने लगती है। आज ही तो मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आया था, फिर भी जब से मैं घर में घुसा हूँ किसी ने मेरी तबीयत के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। लिंडा को शायद कुछ गड़बड़ महसूस होती है। एथन, अगर तुम किसी से टकराए हो तो क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन रिचर्ड अभी भी गुस्से में खौल रहा है। इसके सामने मुंह क्यों खराब करना? इस बदतमीज लड़के के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर ये माफी नहीं मांगता तो आज के बाद ये हमें माँ बाप कहना बंद कर सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं ठंडे मन से जवाब देता हूँ, फिर अपना सिर उठाकर आगे बोलता हूँ, तुमने मुझे जिंदगी दी है, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हें माँ बाप कहना चाहिए था। लेकिन चूंकि तुम खुद ही ऐसा न कहने को कह रहे हो तो मैं आज के बाद तुम्हें कभी माँ बाप नहीं कहूंगा। माँ और डैड अपनी जगह पर सुन्न पड़ जाते हैं। ये क्या चल रहा है? पहले चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुरंत अपनी गलती मान लेता था और माफी मांगता था, पर आज मैं सचमुच ऐसा कह रहा हूँ। गुस्से से रिचर्ड का सिर फटा जा रहा है, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा है और लिंडा पूरी निराशा के साथ मुझे घूर रही है। एथन, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं उनकी तरफ ठंडी नजरों से देखता हूँ। आज मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने गया था और तुम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं पूछा, मेरी तबीयत के बारे में एक सवाल तक नहीं किया। वो दोनों एकदम कड़क हो जाते हैं। तुम्हारी बीमारी कैसी है? एक मर्द होने के नाते छोटी मोटी बीमारी का रोना नहीं रोते। औरतों की तरह कमजोर मत बनो। माँ लिंडा के शब्द कम से कम दिल से थे, बस बहुत देर से आए और बहुत कम थे, जबकि डैड रिचर्ड के शब्द बहुत चुभने वाले थे। मैं थक गया हूँ, क्या आप लोग जा सकते हैं? मैं अपना दर्द से कराता हुआ शरीर लेकर आंखें बंद कर लेता हूँ। अब मेरे अंदर उन्हें कुछ भी समझाने की हिम्मत नहीं बची है और रिचर्ड अभी भी कुछ और कहने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उसे खींचकर तुरंत बाहर ले जाती है। थोड़ी ही देर में लिंडा का फोन बजने लगता है। हेलो, मैं एथन का डॉक्टर बोल रहा हूँ। वो आज अपनी रिपोर्ट घर ले जाना भूल गया। लाइन पर एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आती है, कुछ गंभीर तो नहीं है ना? मैं समझ गया। लिंडा मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है और डॉक्टर मिलर का शुक्रिया भी अदा करती है। डॉक्टर मिलर थोड़ी देर चुप रहता है। उसने आपको आपकी भलाई के लिए नहीं बताया, लेकिन उसके पेरेंट्स होने के नाते मुझे लगता है कि आपको सच जानने का हक है। डॉक्टर, आप मुझे डरा रहे हैं। मेरा बेटा हमेशा से बिल्कुल ठीक ठाक रहा है। लिंडा हंसते हुए बात टाल देती है और डॉक्टर मिलर गंभीर आवाज में आगे कहते हैं, आपके बेटे को लेट स्टेज स्टमक कैंसर है। अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। डॉक्टर, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, न खांसी न जुकाम। ये कैसे मुमकिन है? उस पल न जाने क्यों लिंडा
को डर लगने लगता है। प्रोफेशनल मशीनें ऐसी रिपोर्ट्स में कभी गलती नहीं करती। डॉक्टर मिलर का टोन एकदम सपाट रहता है। फोन रखने के बाद लिंडा वहीं सन्न खड़ी रह जाती है। नहीं, मुझे जाकर एथन से पूछना होगा। लिंडा की आंखों में डर सुलग उठता है और वो पूरी रफ्तार से भागते हुए ऊपर जाती है। बेडरूम में मैं चैन से सो रहा हूँ। लिंडा मेरे शांत चेहरे को एकटक देखती है और उसके सीने में किसी अनजाने दर्द से मरोड़ उठती है। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे लिंडा बहुत सारी बातें सोचती है और अचानक उसे एहसास होता है कि उसने कभी अपने बेटे को सच में कुछ नहीं दिया। मुझे अभी भी वो वक्त याद है जब उसने ड्यूरियन फल खाने की इच्छा जताई थी, लेकिन चूंकि लिली को उसकी महक पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने बस उससे कह दिया था, बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें अपनी बहन की बात माननी ही होगी। एक बार उसने खुशी खुशी हमें बताया था कि उसने हर सब्जेक्ट में पूरे 100 नंबर हासिल किए हैं और हमने बस थोड़ी सी मुस्कान देकर उसे बहुत साधारण मान लिया था। वहीं दूसरी तरफ जब लिली मुश्किल से पास हुई थी तो हमने जश्न जैसा मनाया था। बीता हुआ हर एक पल उसके दिमाग में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ता है और उसी पल लिंडा का दिल ऐसे चीरता हुआ महसूस होता है जैसे टुकड़े हो रहे हो। बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई? उसके आंसू उसके सिर के नीचे रखे तकिए में सोख जाते हैं। अगले दिन मैं बहुत देर से उठता हूँ और जब मैं नीचे आता हूँ तो पूरा परिवार पहले से डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है और मुझे आज मोमोज या पकौड़े डम्पलिंग्स देखकर हैरानी होती है। मोमोज डम्पलिंग्स मेरी सबसे पसंदीदा चीज है, लेकिन लिली को ये पसंद नहीं है, इसलिए ये हमारे घर में कभी नहीं बनते। एथन, आज तुम्हारी पसंद की चीज बनी है, क्या तुम खुश हो? लिली एक चमकीली मुस्कान के साथ मुझसे कहती है, लेकिन मैं बस हाथ से इशारा करके उसे अनसुना कर देता हूँ और कुछ नहीं खाता। फिर मैं अपना बैग उठाता हूँ और सीधे दरवाजे की तरफ निकल जाता हूँ। पीछे से रिचर्ड की आवाज आती है, मैंने मना किया था न, ये सब मत बनाओ। देखा, पूरी तरह बर्बादी। एथन, कल हॉस्पिटल से माँ के पास फोन आया था और उन्होंने सब बता दिया। क्या ये सच है? मैंने कभी तुम्हें बताने का सोचा भी नहीं था। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो ठीक है, लेकिन प्लीज इस बारे में किसी और को मत बताना। मैं अपने ये आखिरी 3 महीने शांति से बिताना चाहता हूँ। ये सच नहीं हो सकता। चलो एक बार फिर से चेकअप करवाते हैं, ठीक है? हॉस्पिटल वालों से जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं शांत नजरों से उसकी तरफ देखता हूँ और मुड़कर जाने लगता हूँ। पहले चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे कभी उनकी तरफ से एक मुस्कान तक नसीब नहीं हुई। अब ये अचानक बदलाव, मुझे सच में इसकी आदत नहीं है। मेरे पीछे लिंडा रो रही है, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। तुम्हें विश्वास करना होगा कि माँ तुमसे प्यार करती है। स्कूल पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद मुझे दूर से मार्कस और लॉरेन दिखाई देते हैं। जैसे ही वो मुझे देखती है, लॉरेन अनजाने में मार्कस से थोड़ा दूर हट जाती है। मैं बस हल्की सी मुस्कान देता हूँ और उनके पास से सीधा निकल जाता हूँ। मार्कस मेरा पड़ोसी है, बचपन का मेरा दोस्त, और लॉरेन वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अगर पुराने वाला मैं इस नजारे को देखता तो मुझे यकीनन बहुत बुरा लगता, क्योंकि मार्कस भी लॉरेन को पसंद करता है। लेकिन अब मैंने सब कुछ जाने दिया है। मुझे इतनी ठंडई से जाते हुए देखकर लॉरेन मुड़कर मुझे आवाज लगाती है, एथन, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम तो बस किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, बस इतनी सी बात है। मैं सिर्फ सिर हिलाता हूँ और क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ा देता हूँ। लॉरेन ने मुझे कभी इतने रूखेपन से पेश आते नहीं देखा था और उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। मार्कस, चलो आगे बात करते हैं। सॉरी, मुझे जाना होगा और एथन को ढूंढना होगा। वो आज कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर लॉरेन मुझे खोजने के लिए भागती है। लॉरेन की परछाई को गायब होते देख मार्कस गुस्से में बगल वाले पेड़ पर जोरदार लात मारता है। मार्कस जब हम छोटे थे तब मेरा पक्का दोस्त हुआ करता था, लेकिन किसी पॉइंट पर हम दोनों के रास्ते अलग होने लगे। बात जहाँ तक है, मार्कस तो मुझ पर रोब जमाने के बहाने भी ढूंढने लगा था। जहाँ तक लॉरेन की बात है, मैं उससे बीच समुद्र तट पर मिला था। उस वक्त वो डूब रही थी और मैं ही था जिसने उसे पानी से बाहर निकाला था। बाद में वो भी मेरी ही क्लास में आ गई और हम धीरे धीरे करीब आ गए। लेकिन जब बात मेरे इजहार की आई तो उसने कभी मुझे साफ जवाब नहीं दिया। मुझे सच में लगता था कि इतनी कोशिशों के बाद वो पक्का पिघल जाएगी। तभी लॉरेन भागते हुए मेरे पीछे आ पहुंचती है। एथन, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लॉरेन एक पल के लिए अकबका कर रह जाती है। अगर ये बात उस नजारे को देखने से पहले की होती तो मैं कभी इस तरह मुस्कुरा नहीं पाता। उसकी बेचैनी और बढ़ती जाती है। जैसे ही लॉरेन कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। लॉरेन, सच तो ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लॉरेन एकदम से घबरा जाती है और अंदर से वहां से भागने की चाहत रखती है। मैं बस हल्की सी मुस्कान देता हूँ, फिर बिना एक भी शब्द कहे मुड़कर चल देता हूँ। लॉरेन मेरी पीठ को घूरती रह जाती है और उसके अंदर कुछ ऐसा मरोड़ खाता है जिसका दर्द वो बयां नहीं कर सकती। पहले मैं जवाब के लिए उसके पीछे पड़ा रहता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्लास में टीचर मार्कस से एक सवाल का जवाब देने को कहती है, लेकिन उसके कमजोर मार्क्स के कारण वो बस खाली खड़ा रहता है। ये देखकर टीचर लंबी सांस छोड़ती है। ऐसा लगता है कि एथन से ट्यूशन लेने के बाद भी तुम्हारी कोई मदद नहीं हुई। एथन, मुझे लगता है तुम्हें अकेले में मार्कस की थोड़ी ज्यादा मदद करनी चाहिए। मैं अपनी सीट से धीरे से उठता हूँ। मिस पार्कर, आजकल मेरे कुछ पर्सनल काम चल रहे हैं, प्लीज किसी और को ढूंढ लीजिए। मिस पार्कर पलके झपकती हैं और पूरी क्लास हैरानी से मुझे देखने लगती है। टीचर की नजरों में मैं हमेशा से एक आज्ञाकारी छात्र रहा हूँ और हर किसी के लिए टीचर का कोई भी काम मैं कभी नहीं टालता था। क्या कोई बात है? मार्कस के मन में अचानक से अनकहा गुस्सा भर आता है और वो मुझे तीखी नजरों से घूरने लगता है। मिस पार्कर, मार्कस को मुझसे दिक्कत है। जब भी मैं उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ वो कभी ध्यान नहीं देता। मेरे पास खुद के
बहुत सारे काम हैं और मैं इस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरी ये दो टूक बातें सुनकर मिस पार्कर बस असहज होकर सिर हिला पाती है, जबकि क्लास के सभी छात्र मुझे सदमे में देखते रह जाते हैं। क्या ये सच में एथन है? एथन ऐसा कैसे कह सकता है? उसने सच में टीचर की बात मना कर दी। अगर पहले की बात होती तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मान जाता। इन कासू फुसू के बीच लॉरेन मुझे गहरे ख्यालों में खोई हुई देखती है और मन ही मन पुराने पल को दोहराती है। अब उसे लगभग यकीन हो जाता है कि ये मेरे प्यार का इजहार करने का अपना ही एक अनोखा तरीका है। दूसरी तरफ मार्कस न तो ठीक से खड़ा हो पा रहा है और न ही बैठ पा रहा है। वो मुझे घूर रहा है, उसकी मुट्ठियां कड़ाई से भींची हुई हैं। छुट्टी की घंटी बजती है और क्लास मॉनिटर मार्कस को सफाई करने की याद दिलाता है। मुझे अपना सामान पैक करते देख मार्कस ठीक मेरे सामने झाड़ू पटक देता है। एथन, आज मेरे पास कुछ काम है, तुम मेरी जगह सफाई कर दो। मैं उसे एक नजर देखता हूँ। मार्कस का अंदाज ऐसा है जैसे ये उसका हक हो। बिना किसी नरमी के सिर्फ और सिर्फ घमंड टपक रहा है। मैं क्यों करूं? क्योंकि मेरे पास काम है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमेशा ऐसा नहीं करते? अब तक मैंने सामान पैक कर लिया था और अपना बैग कंधे पर लटका लिया था। मार्कस साफ समझ सकता है कि मैंने उसकी एक बात को भी सीरियसली नहीं लिया है। उसका चेहरा काला पड़ जाता है। हम साथ बड़े हुए हैं, अभी मेरा जरूरी काम है, तुम मना थोड़ी करोगे। मार्कस को ऐसे देखकर आसपास के सभी लोग देखने लगते हैं। पहले जब भी मार्कस ऐसा तेवर दिखाता था तो मैं शांति बनाए रखने के लिए हमेशा झुक जाता था, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि बात बिगड़े। मार्कस का गुस्सा और तेज हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा नाटक करता हूँ जैसे मैंने उसे देखा ही न हो और सपाट लहजे में कहता हूँ, तुम उस नहीं शब्द को हटा सकते हो ताकि तुम मदद करो। मेरा मतलब है मदद नहीं से नहीं हटा दो। ये सुनकर आसपास के कुछ लोग जोर से हंसने लगते हैं और मार्कस का चेहरा गुस्से से हरा पीला हो जाता है। वो मुझ पर दांत पीसने लगता है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इतनी गलतफहमी में मत जियो। मैं उसकी तरफ देखे बिना उसके पास से सीधा निकल जाता हूँ। मार्कस का सिर गुस्से से जैसे उबल रहा होता है। वो ये बर्दाश्त कर लेगा कि मैं उसे गाली दूं, लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दूं। गुस्से से पागल होकर वो मेरे कंधे को पकड़ लेता है। वहीं रुक जाओ, मैंने तुमसे सिर्फ एक एहसान मांगा था। अगर तुम मदद नहीं करना चाहते थे तो सीधे मना कर सकते थे। तुम मेरे साथ खेल क्यों रहे हो? क्या इसमें तुम्हें मजा आ रहा है? ये सुनकर मुझे अतीत की हर एक बात याद आ जाती है और मैं हंस पड़ता हूँ। मुझे अभी भी वो पहली बार याद है जब मैंने सच में मना किया था और वो मुझे सबक सिखाने के लिए मुझ पर झपटने ही वाला था। दूसरों के सामने किसी को शर्मिंदा न करने के चक्कर में मैंने आखिर में हामी भर दी थी और उसके बाद जब भी मैंने मना किया उसने यही नाटक दोहराया। मैं मुड़ता हूँ, मेरी आंखें ठंडी और दूर की होती हैं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरे इस बर्ताव से मार्कस थोड़ा लड़खड़ा जाता है। वो हकलाता है, क्या हम दोस्त नहीं हैं? हम दोस्त नहीं हैं, हम बस एक दूसरे को जानते हैं। और दूसरी बात, दोस्तों की भी मदद करने की कोई मजबूरी नहीं होती। इसके अलावा क्या किसी से एहसान मांगने का तुम्हारा यही तरीका है? कोई और होता तो सोचता कि मैं उसके लाखों रुपए दबाकर बैठा हूँ। सबको अपनी तरफ घूरते देख मार्कस पसीने पसीने हो जाता है। मुझे लगा हम दोस्त हैं और दोस्तों के बीच शब्दों में इतनी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं होती। इतनी गलतफहमी में मत जियो। मैंने पहले ही कह दिया है कि हम दोस्त नहीं हैं। अगर तुम्हारे सारे दोस्त वो हैं जिन पर तुम रोब जमाते हो तो सच में मुझे तुम्हारे दोस्तों पर तरस आता है। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ मार्कस का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। आसपास बैठे सहपाठी एकदम सन्नाटे में उसे घूर रहे हैं। उन्हें कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि वो क्या सुन रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा सदमे में लॉरेन है। एथन, आज का दिन वाकई बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह कोई दूसरा इंसान बन गया है। मेरी पीठ को देखते हुए उसके दिल में अचानक एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। एथन, तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। गुस्से में आकर मार्कस सीधे मुझ पर झपट पड़ता है। ये देख उसके पास खड़े दो छात्र उसे पकड़ लेते हैं और रोकते हैं, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। वो दोनों को धक्का देकर हटा देता है। मेरे रास्ते से हटो। अगर आज मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम मार्कस नहीं। इतना कहकर वो अपनी मुट्ठी भींचता है और मुझ पर टूट पड़ता है। कुछ डरी सहमी लड़कियां डर के मारे चीख पड़ती हैं। मार्कस के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे जान से मार डालेगा और कई सहपाठी डर के मारे आंखें भींच लेते हैं। उनसे ये देखा नहीं जाता। मार्कस आम छात्र के मुकाबले काफी लंबा और चौड़ा है, जबकि मैं थोड़ा दुबला पतला दिखता हूँ। उसके सामने टिकना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा है। मार्कस को अपनी तरफ आते देख मैं सीधे उसकी छाती पर जोरदार लात मारने का इरादा करता हूँ, जिससे मार्कस लड़खड़ा कर पीछे एक डेस्क पर जा गिरता है। कमरे में मौजूद हर शख्स अपनी जगह सन्न खड़ा रह जाता है। मैं ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखता हूँ। भूलो मत, मैंने पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। इतना कहकर मैं अपना बैग उठाता हूँ और क्लासरूम से बाहर निकल जाता हूँ। एथन, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मार्कस गुस्से और हताशा में दहाड़ता है, क्योंकि वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसे खांसी का दौरा पड़ जाता है। क्लासरूम के छात्र अभी भी अपने सामने हुए इस वाकड़े को खाली आंखों से देख रहे हैं। इस वक्त भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आज उन्होंने जिस एथन को देखा है वो सच में वही इंसान है। लॉरेन, लॉरेन, एक लड़की आवाज लगाती है। लॉरेन अपनी सीट से उठती है और भागते हुए मेरे पीछे जाती है। अगर ये कोई और दिन होता तो वो सबसे पहले भागकर मार्कस को संभालने जाती, लेकिन आज वो भी कुछ अजीब सी हो चुकी है। लॉरेन को इतनी हड़बड़ी में जाते देख मार्कस अचानक पिचके हुए गुब्बारे की तरह बैठ जाता है। उसके आसपास के सभी लोग उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखते हैं। क्लास सच अच्छी तरह
जानती है। भले ही मार्कस लॉरेन को पसंद करता हो, लेकिन लॉरेन हमेशा से मुझे ही पसंद करती थी। एथन, मैं रुक जाता हूँ, कुछ नहीं कहता, बस दूर नजरों से लॉरेन को देखता हूँ। आज तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे ही दोषी ठहराने आई हो? ऐसी बात नहीं है। लॉरेन तुरंत घबरा जाती है और जल्दी जल्दी हाथ हिलाने लगती है। पहले लॉरेन खुलकर कहती नहीं थी, लेकिन उसकी बातें हमेशा मुझे ही गलत ठहराने की तरफ इशारा करती थी, ताकि मैं ही बात को दबाकर शांति बनाए रखूं। तो आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? असल में हुआ क्या है? आज तुम हम में से किसी के भी जैसे नहीं रहे। मेरे मामलों में किसी और को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और मैं किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करूंगा। लॉरेन का दिल बेकसूर तरीके से मरोड़ खाने लगता है। क्या सच में मेरी नजरों में वो सिर्फ एक बाहरी इंसान बनकर रह गई है, जिसका वजूद सिर्फ एक नाम भर है? तुमने आज सुबह मुझे प्रपोज किया था, क्या तुम मेरा जवाब नहीं जानना चाहती? जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम पहले बार बार पूछते नहीं थे? लॉरेन परेशान होने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने इस बार मुझे जाने दिया तो हमारे बीच जो कुछ भी था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुमने खुद ही कहा था, तुम्हारा वो मतलब नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी जियो, वही बेहतर होगा। मैंने पहले ही अपना मन नहीं बनाया था। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लॉरेन अपने सीने को भींच लेती है। ये दोस्त शब्द ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सांसें छीन रहा हो। ये पहली बार है जब उसने दिल को चीर देने वाला ऐसा दर्द महसूस किया है। मार्कस के सफाई करने के बाद आसमान पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। वो अपना बैग हाथ में लिए एक खास कमरे में दाखिल होता है। वो कमरा हर तरह की पेंटिंग से भरा हुआ है और बिल्कुल बीच में 20 की उम्र के शुरुआती दौर का एक लड़का पेंटिंग कर रहा है। आवाज सुनकर वो मुड़ता है और मार्कस माफी मांगने के अंदाज में अपना मुंह खोलता है। सॉरी ऑस्कर। ऑस्कर हमारे ही पड़ोस में पला बढ़ा था और वो बड़े भाई की तरह हमारा ख्याल रखता था। फिर से एथन के साथ पंगा ले लिया है ना? जब भी तुम एथन से झगड़ते हो, भागकर यहीं आ जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि एथन भी यहाँ आता है। मार्कस चुप हो जाता है। अगर तुम उसे अपना दोस्त मानते हो तो फिर उसके साथ ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मैंने आज फिर उसे तंग किया। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हम सब साथ बड़े हुए हैं, फिर भी वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहता है। सबकी नजरों में वो जो भी करता है सही होता है। तुम सबकी नजरें सिर्फ उसी पर क्यों टिकी रहती हैं? तुम लोगों के लिए मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ऑस्कर जानता है कि मार्कस के साथ मेरा मनमुटाव बहुत पुराना है, जो कुछ बातों से ठीक नहीं हो सकता। मार्कस एक बार रोते हुए ऑस्कर के पास गया था और उसने बताया था कि उसकी माँ हमेशा उसकी तुलना मुझसे करती है, हमारी पर्सनैलिटी की तुलना करती है, हमारे मार्क्स की तुलना करती है। तब मार्कस के मन में सिर्फ मेरे प्रति चिढ़ थी और कुछ नहीं। सब कुछ तब बदला जब वो लॉरेन से मिला। भले ही मैं वो था जिसने लॉरेन को बचाया था, लेकिन उसने गलती से ये मान लिया था कि मार्कस ने ही उसकी जान बचाई है। मार्कस उसकी जान बचाने वाले के रूप में लॉरेन के साथ खड़ा रहा। भले ही लॉरेन के दिल में मेरे लिए भावनाएं थी। मार्कस की वजह से वो कभी मुझे अपना नहीं पाई, लेकिन इसके बावजूद मार्कस लॉरेन के दिल की बात किसी से बेहतर जानता था। उस पल के बाद मार्कस सचमुच मुझसे नफरत करने लगा, और फिर भी अंदर ही अंदर वो डरा हुआ भी था। वो इस बात से कांपता था कि कहीं लॉरेन को सच न पता चल जाए, क्योंकि तब उसने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि वही उसकी जान बचाने वाला है, और इसी बात का हवाला देकर उसने लॉरेन से मेरे प्रपोजल को ठुकराने की भीख मांगी थी। इसी वक्त झुंझलाहट में फोन काट देता है और जाने के लिए मुड़ता है। उसकी पीठ को जाते देख ऑस्कर एक लंबी सांस छोड़ता है, लेकिन चिंता भरी नजरों से दूसरी तरफ देखता है। पहले मार्कस और मैं हमेशा एक के बाद एक यहाँ आते थे, लेकिन आज मैं नहीं आया। जब तक मैं घर पहुंचता हूँ काफी देर हो चुकी होती है। मेरे पेरेंट्स और लिली टीवी देखते हुए फल खा रहे होते हैं। मैं हमेशा की तरह बस मैं आ गया हूँ कहता हूँ और सीधे अपने कमरे में चला जाता हूँ। रिचर्ड गुस्से से भरा चेहरा लिए खड़ा हो जाता है और अपना पिता होने का रोब झाड़ता है। रुक जाओ, इतनी रात गए घर क्यों लौट रहे हो? बाहर क्या गुल खिला रहे थे? क्या मुझे अपने हर काम की सफाई देनी पड़ेगी? तुम पहले कभी इतनी रात को घर नहीं आते थे। तुम सच में बहुत बड़े निराशा बन चुके हो। मैं तुम्हें निराश करता हूँ। तुमने कभी सच में मेरी परवाह की ही नहीं है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ऐसा कह कैसे सकते हो? मैंने तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। क्या अपने बाप से ऐसे बात करते हो? बिना किसी वजह के मेरे अंदर घुटन भरा दबाव बढ़ने लगता है। इस पिता शब्द का अब मतलब ही क्या रह गया है? मैं थक गया हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता। अगर और कुछ नहीं है तो मैं आराम करना चाहता हूँ। रिचर्ड गुस्से से कांप उठता है, जबकि लिंडा एक तरफ खड़ी होकर डर के मारे दिल थाम लेती है। इतनी रात गए घर आ रहे हो, कहाँ गए थे? बाहर क्या शर्मनाक हरकतें कर रहे हो? शर्मनाक? उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल और भी ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। लिंडा रिचर्ड को खींचती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। बस करो प्लीज। देखो तुमने क्या बना दिया है इसे, एक बदतमीज गुंडे के अलावा कुछ नहीं। तुमने इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हें बस मुझ पर इल्जाम लगाना आता है। क्या तुम्हें पता भी है कि असल में हुआ क्या था? गलती तुम्हारी है। तुम अपनी गलती मानना नहीं चाहते। तुम बस अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? रिचर्ड जितना बोलता है उतना ही उसका हौसला बढ़ता जाता है। किसी वक्त लिली भी चलकर वहां आ जाती है। उसने रिचर्ड को कभी इतना आक्रामक नहीं देखा था। एथन, बस एक बार सॉरी बोल दो प्लीज। डैड बहुत गुस्से में है। लिली मुझसे मिन्नत करने लगती है और लिंडा भी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब इस बारे में कुछ भी कहना बेकार है। अगर पुलिस बुलानी है तो बुला लो। इतना कहकर मैं वहां से निकलने की कोशिश करता हूँ। इस जगह पर रुकने से मेरे लिए
लिए शांत रहना नामुमकिन हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लिली खाली नजरों से मुझे देखती रह जाती है। बस एक माफी का शब्द काफी होता, इसलिए वो समझ नहीं पा रही कि मैं इसके लिए क्यों मना कर रहा हूँ। उसी पल रिचर्ड अपना बेल्ट खींचकर निकालता है और मुझ पर वार करने के लिए हाथ उठाता है। लिंडा तुरंत अपनी बाहें उसके चारों तरफ लपेट लेती है और लिली को इशारा करती है कि वो उसे पीछे खींचे। रिचर्ड का लिली के प्रति नरम रुख है, इसलिए उसके वहां होने पर वो आसानी से हाथ नहीं उठाएगा। मेरे अपने कमरे में लौटने के बाद रिचर्ड की गुस्से भरी दहाड़े दीवारों के पार गूंजती रहती हैं। मुझे जाने दो, मुझे उस नालायक लड़के को सबक सिखाना ही होगा। वो अपने आप को समझता क्या है? उसके मुंह का एक एक निवाला और शरीर के हर एक कपड़े मैंने दिए हैं, और जिस पल मैं फैसला कर लूंगा वो सड़कों पर भूखा मरेगा। ये सब सुनकर मेरे लाख चाहने के बावजूद आंसू टपक पड़ते हैं। मैं खुद से सवाल करने से नहीं रोक पाता कि आखिर मुझे इस दुनिया में लाया ही क्यों गया था। देर रात को मैं एक किताब को खाली नजरों से घूरते हुए बैठा रहता हूँ। लिंडा एक फिक्र करने वाली माँ का नाटक करते हुए मेरे कमरे में आती है। एथन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जाहिर है मैं तुम्हारा हाल जानने आई हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। पर लिंडा फिर भी चलकर आती है और मेरे बिस्तर के कोने पर बैठ जाती है। तुम्हारे डैड वाकई तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मैं कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप बैठा रहता हूँ। लिंडा आगे कहती है, तुम्हारे डैड भी जवानी में बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, लेकिन बाद में कुछ हालात की वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर टिकी हुई हैं। वो तुम्हारे साथ इसलिए सख्त हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं मरने वाला इंसान हूँ। एथन, हम एक परिवार हैं, जो भी हो हम मिलकर सामना कर सकते हैं। बस करो, मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं उसे झल्लाते हुए बीच में ही रोक देता हूँ। लिंडा अपना मुंह खोलती है और बंद कर लेती है और आंखों में आंसू भरकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वो अपने बेडरूम में लौटती है, रिचर्ड तुरंत उससे सवाल करता है, क्या उस नालायक ने फिर से कुछ चुभने वाली बात कही? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं, लिंडा अचानक और तीखे स्वर में चिल्लाती है। रिचर्ड चौंक जाता है। वो लिंडा को घूरता है और उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगते हैं। एथन, एथन, वो शब्द उसके होठों तक आते हैं, पर लिंडा उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लिंडा को इतना टूटा हुआ देख रिचर्ड की आंखों की आग और भड़क उठती है। लिंडा लगातार रोती है और अपना सिर हिलाती है, जबकि रिचर्ड का चेहरा हद से ज्यादा काला पड़ जाता है। ठीक है, अगर मेरी परवरिश में कमी की वजह से वो ऐसा निकला है तो मैं ही उसे सुधारूंगा। उस रात मुझे नींद नहीं आती। जब मैं छोटा था मेरे डैड सख्त जरूर थे, लेकिन वो मुझसे बेहद प्यार भी करते थे। पर रास्ते में न जाने कहां उनका रवैया मेरे प्रति बदल गया। अगली सुबह मैं उठता हूँ और हमेशा की तरह अपनी बात कहता हूँ, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, मैंने नाश्ता बनाया है, क्या तुम खाओगे? नहीं। लेकिन टेबल पर पड़ी एक नजर उसे सन्न कर देती है और वो लिली की तरफ मुड़ती है। नाश्ता कहाँ है? लिली अपना सिर झुका लेती है और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। थोड़ी ही देर में लिंडा को नाश्ता कूड़ेदान में फेंका हुआ मिलता है और वो निराशा में रिचर्ड की तरफ मुड़ती है। क्या ये तुमने किया है? आज मैं इसे समझा कर रहूंगा कि इस घर में किसकी चलती है। लिंडा गुस्से से कांप उठती है। रिचर्ड खड़ा हो जाता है, फिर भी अपनी जिद छोड़ने से मना कर देता है। देखो, इसे किसी छोटे गुंडे की तरह हरकत कर रहा है, इसे देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती है। बस करो, किस तरह का बाप है ये? वो तुम्हारा बेटा है, ये सब उसकी भलाई के लिए है। वो मेरी तरफ मुड़ता है, मैं जो देता हूँ वो खाओ और जो देता हूँ वो पहनो। तुम्हें मुझसे मोल भाव करने का कोई हक नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तो मत कीजिए। रिचर्ड गुस्से में अपनी मुट्ठी टेबल पर दे मारता है। लिंडा और लिली दोनों डर के मारे कांपने लगती हैं। अगर आज तुमने वो दरवाजा पार किया तो कभी लौट कर मत आना। मैं वक्त निकाल कर कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा न बनूं। तुमने क्या कहा? तो फिर दफा हो जाओ, अपना सामान उठाओ और हमेशा के लिए इस घर से निकल जाओ। लिंडा बगल से चीखने से खुद को रोक नहीं पाती। तुम अपने ही बेटे से इतनी दिल दुखाने वाली बातें कैसे कह सकते हो? मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, वही है जो सही गलत नहीं समझता। भलाई के लिए तुम उसकी ऐसी बेइज्जती कर रहे हो। ये तुम्हारी लाड़ प्यार का नतीजा है कि वो आज ऐसा बन गया है। अगर मुझे पता होता कि पैदा होने के बाद वो ऐसा निकलेगा तो मैं उसे तभी गला घोटकर मार देती। लिंडा रिचर्ड के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। रिचर्ड वहीं सन्न खड़ा रह जाता है और कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। लिली मौके पर ही फूट फूट कर रोने लगती है। रिचर्ड गुस्से में गालियां बकने लगता है, जबकि लिंडा अपना चेहरा ढककर खुद से सिसकने लगती है। क्या तुम्हें पता भी है कि असल में क्या हुआ है? लिंडा को ऐसा देख रिचर्ड के अंदर अचानक बिना वजह का डर बैठ जाता है। एथन, वो मैं मेन गेट को लात मारकर खोल देता हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। एथन, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे परवाह नहीं है, वहीं रुक जाओ। तुम्हें इतनी बदतमीजी किसने सिखाई है? मैं उसकी बात को नजरअंदाज करता हूँ और दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। पीछे से रिचर्ड की आवाज मेरा पीछा करती है। अगर आज तुमने वो दरवाजा लांघा तो हम सारे रिश्ते तोड़ देंगे। उसकी आवाज पहले से कांप रही होती है। मैं मुड़कर उसे सिर्फ एक नजर देखता हूँ और फिर लंबे कदम उठाते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। रिचर्ड अचानक घबरा जाता है और मेरे पीछे दौड़ता है। एथन, लिंडा तुरंत उसका रास्ता रोक लेती है। रिचर्ड घबरा कर चीख पड़ता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सच में अपने ही बेटे को हमसे रिश्ते तोड़ते हुए देखोगी? रिचर्ड को इतना परेशान देख लिंडा का गुस्सा उफान पर आ जाता है। क्या तुम यही तो चाहते थे? मैं तो बस यही चाहता था कि वो बेहतर बने। लिंडा आंसुओं की धार के साथ रिचर्ड को घूरती है और रिचर्ड घबराहट में हकलाने लगता है। तुम जानती हो कि मैं उसे किस तरह का इंसान बनाना चाहता था। मेरी योजना में उसे सबसे बेहतरीन से बेहतरीन बनना था। वो ऐसा नहीं कर सकता और न ही
यही तुम कर सकते हो, लिंडा तीखी आवाज में रिचर्ड पर चिल्लाती है। रिचर्ड का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ जाता है और ठंडे पसीने छूटने लगते हैं। मैं ये जानता हूँ तुम उससे डरती हो, उसका राज खुलते देख। रिचर्ड के होंठ फड़क उठते हैं। तुम अपने ही बेटे से डरती हो क्योंकि उस वक्त जो हुआ था। रिचर्ड अपना सिर हिलाता है, मानने से इनकार करता है, जबकि लिंडा अपना चेहरा ढक कर रोती है। खैर, अब तुमने एक बेटा खो दिया है। रिचर्ड के पैर जवाब दे जाते हैं और वो फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ता है। अचानक उसे होश आता है, नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। क्लास की घंटी बजती है और लॉरेन और बेला इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मैं इतना क्यों बदल गया हूँ। बेला ठंडे अंदाज में बस एक शब्द कहती है, औरत। ये सुनकर लॉरेन के अंदर अचानक असहजता महसूस होने लगती है। उसी पल मैं अपना बैग लेकर क्लासरूम से बाहर निकलता हूँ। लॉरेन इस बात से बाहर आती है और मेरे पीछे भागती है। एथन, क्या तुम्हारी कोई बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? असल में वो मुझसे पूछना चाहती है कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, लेकिन जबान से वो शब्द बाहर नहीं आते। तुम जो भी कहना चाहती हो सीधे कहो। चलो लाइब्रेरी में चलकर साथ में पढ़ाई करते हैं। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। पहले मैं ही इसके लिए कहता था, लेकिन लॉरेन हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर घबराती थी और कभी तैयार नहीं होती थी। मेरे पास कुछ काम है, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस तरह के काम है? लॉरेन कुछ जज्बात के साथ 2 कदम आगे बढ़ती है। नहीं, क्यों? तुम तो कहते थे कि तुम अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करना चाहते थे। वो सब बातें अब अतीत बन चुकी हैं, उसे अतीत में ही रहने दो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये सब ऐसे खत्म हो जाए। क्या हमारे बीच जो था वो ऐसे ही गायब हो जाएगा? मैं कोई जवाब नहीं देता। लॉरेन अपना सिर उठाती है और मुझे घूरने लगती है। क्या तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है? लॉरेन, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक हम सिर्फ क्लासमेट्स रहे हैं। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन क्या तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया था? तुमने तो मुझे पहले ही ठुकरा दिया था। मैंने तब अपना मन नहीं बनाया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे मन बनाने का इंतजार करूं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं। लॉरेन के सीने में एक अजीब सा दर्द उठ खड़ा होता है। उसी पल बेला की कही बातें अचानक उसके दिमाग में गूंज उठती हैं। क्या सच में उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है? बिना एक पल गंवाए लॉरेन मेरे पीछे भागती है। जब तक वो स्कूल के गेट पर पहुंचती है, वो देखती है कि मैं एक खूबसूरत और ग्रेसफुल महिला के साथ चल रहा हूँ। हम दोनों हंसते बोलते हुए कैंपस से बाहर निकल रहे हैं। लॉरेन हम दोनों को जाते हुए देखती है और उसकी आंखों से बेकाबू होकर आंसू बहने लगते हैं। तुम रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हो? विवियन थोड़ी हैरानी के साथ मेरी तरफ देखती है। मुझ जैसे अच्छे और संस्कारी लड़के का घर छोड़कर जाना उसे वाकई हैरान कर देता है। हाँ ठीक है, विवियन मेरे क्लासमेट की बड़ी बहन है। उस वक्त उसी ने मुझे तैरना सिखाया था। शुक्रिया विवियन। उसकी कॉन्फिडेंट मुस्कान को देखते हुए मैं खुद को उससे ईर्ष्या करने से नहीं रोक पाता। विवियन को अलविदा कहने के बाद आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका होता है। मैं पार्क के बेंच पर अकेला बैठा रहता हूँ। अचानक मेरा फोन बजने लगता है। ये देखकर कि फोन लिंडा का है, मैं तुरंत फोन काट देता हूँ, लेकिन फोन बार बार लगातार बजता रहता है। झुंझलाकर मैं फोन बंद कर देता हूँ, बेंच से पीठ टिका लेता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। बहुत समय पहले मैं एक बार घर से भाग गया था। मैं एक ऐसी जगह छिप गया था जहाँ मैं अक्सर खेला करता था, ये सोचकर कि मेरे पेरेंट्स मुझे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। लेकिन आखिर में मुझे उनकी एक झलक तक नहीं मिली। आखिरकार भूख से बेहाल होकर मैं खुद ब खुद घर लौट आया था। अब इसके बारे में सोचते हुए मेरे सीने में एक कड़वा दर्द उमड़ पड़ता है। मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर वे मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया ही क्यों था? इस बीच घर पर लिंडा लगातार मेरा नंबर मिलाती रहती है, लेकिन हर कॉल अनसुनी रह जाती है। डिस्परेट होकर लिंडा के दिमाग में अचानक कुछ आता है और वो पागलों की तरह अपने कॉन्टेक्ट्स खंगालने लगती है। दूसरी तरफ लॉरेन अभी भी सोच रही है कि आखिर मेरे साथ वो शख्स कौन था। तभी उसका फोन अचानक बज उठता है। ये लिली है। लॉरेन, क्या तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ है? एथन अभी तक घर नहीं लौटा है। उस पल लॉरेन उस महिला के बारे में सोचती है, फिर अपने होंठ काटती है और चिढ़कर कहती है, शायद वो किसी और लड़की के साथ डेट पर गया होगा। लॉरेन, तुम जानती नहीं हो, आज सुबह मेरे भाई और डैड के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। फोन रखने के बाद लॉरेन काफी देर तक शांत नहीं हो पा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं इन सब चीजों से गुजर रहा हूँ। उसका दिल अचानक दर्द से कसैला हो जाता है। उसे पहले क्यों नहीं समझ आया? लॉरेन अपने कपड़े बदलती है और दरवाजे से बाहर भागती है। सड़कें लगभग सुनसान है। लॉरेन काफी देर तक तलाश करती है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। वो मेरी सभी पसंदीदा जगहों पर और उन तमाम जगहों पर जाती है जहाँ मैं अक्सर घूमता था, लेकिन कुछ नहीं। लॉरेन का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका होता है। तभी लिली का फोन दोबारा आता है और वो पूछती है कि क्या कोई खबर मिली। लॉरेन अपना सिर हिलाती है। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है, फोन काट देती है और बीच समुद्र तट की तरफ भागती है। दूर से उसे एक परछाई दिखाई देती है और जैसे ही वो पास जाने लगती है, वो देखती है कि एक और शख्स मेरे बगल में आकर खड़ा हो चुका है। लॉरेन की आंखें धोखा नहीं खा रही थी। ये वही महिला है जो आज दिन में दिखी थी। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगते हैं। यहाँ वो मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रही है और मैं किसी और लड़की के साथ डेट पर गया हूँ। लॉरेन रोते हुए वहां से भाग जाती है। उसका फोन लिली के कॉल से बजता है, लेकिन वो बिना सोचे समझे उसे काट देती है। विवियन के मुझे अंदर लाने के बाद वो गंभीर लहजे में मुझसे सवाल करना शुरू कर देती है। मैं अनजाने में खड़ा हो जाता हूँ। विवियन मेरे सिर के ऊपरी हिस्से पर थपकी लगाती है। तुम पहले से ही यहाँ हो और अभी भी जाने की कोशिश कर रहे हो। इतनी रात हो गई है, आखिर तुम जाओगे कहाँ? मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर तुम वाकई घर जाना चाहते तो रात को सड़क पर बिताने के लिए तैयार नहीं होते। यहीं रुको, वरना
विवियन सच में गुस्सा हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे परेशानी से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सी हलचल मच जाती है। ठीक है, अब उगल भी दो। क्या मैं न बताऊं? तुम्हें क्या लगता है? मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और उसे अपनी स्थिति के बारे में बताता हूँ। विवियन अपनी जगह सन्न रह जाती है। कोने से एक कप फर्श पर गिरता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। एक लड़का वहां खड़ा है, उसका मुंह खुला हुआ है, वो मुझे खाली आंखों से घूर रहा है। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त और विवियन का छोटा भाई केविन है। क्या ये कोई गलतफहमी है? ये कैसे मुमकिन है? सुनी खुद को संभालता है और जज्बात में आकर कहता है, चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं और तुम्हारा फिर से चेकअप करवाते हैं। कोई गलती जरूर हुई होगी। मैं तुम लोगों को कभी बताना नहीं चाहता था। मैं बस डरता था कि तुम लोग आहत होगे। क्या ये वाकई पक्का है? सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं इन 3 महीनों का पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। हम जिंदगी भर के लिए भाई बनने वाले थे। हमने ये कहा था, क्या तुम भूल गए? वो मेरे कंधों को बुरी तरह झकझोरता है। उसकी आंखों में आंसू लुढ़क रहे होते हैं। अपने अंदर के दर्द को दबाते हुए मैं कहता हूँ, अगला जन्म भी काफी है। केविन बेबस होकर अपना सिर हिलाता है और लड़खड़ाते हुए पीछे हट जाता है। इस मंजर को देख विवियन भी अपने आंसू रोक नहीं पाती। अगले दिन क्लासरूम में मिस पार्कर आकर मेरे डेस्क पर उंगली से थपथपाती हैं। एथन, एक पल के लिए मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। क्लासरूम के छात्र इस मंजर को अजीब नजरों से देखते हैं। उनमें से ज्यादातर को मिस पार्कर का फोन पहले ही आ चुका था, इसलिए वो कल रात हुई घटना के बारे में सब जानते हैं। मैं अभी वापस आता हूँ। मैं केविन की तरफ देखकर अपना सिर हिलाता हूँ। जब मैं टीचर के ऑफिस में पहुंचता हूँ तो वहाँ दूसरे टीचर्स भी मौजूद होते हैं और मिस पार्कर के अलावा वहाँ कोई और भी है। मेरे डैड रिचर्ड, जिनका चेहरा इस वक्त एकदम काला पड़ा हुआ है, मानो कुछ बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई हो। उन्हें देखकर मैं अनजाने में कड़क हो जाता हूँ, फिर खुद पर ही तंज कसते हुए हंस पड़ता हूँ। पहले वो कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आए, पर आज वो सचमुच वक्त निकाल कर आए हैं। कितना विडंबनापूर्ण है। तुम कल घर नहीं लौटे, तुम कहाँ गए थे? तुम क्या कर रहे थे? मैं विवियन के साथ था। एथन, मुझे सच सच बताओ, असल में हुआ क्या है? मैं अपना सिर हिलाता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं कहता। रिचर्ड अचानक खड़ा हो जाता है और टीचर के सामने चिल्ला पड़ता है, अभी सच सच बताओ। मिस पार्कर, आप नहीं जानती, एथन अचानक से पूरी तरह कोई दूसरा इंसान लग रहा है। न सिर्फ झूठ बोल रहा है बल्कि हर बात पर पलटकर जवाब भी दे रहा है। मुझे इसे अच्छी तरह सुधारना होगा। मिस्टर रिचर्ड, कृपया शांत हो जाइए। दूसरे टीचर्स को अपनी तरफ देखते हुए देख मिस पार्कर रिचर्ड को हाथ से इशारा करती है। रिचर्ड मुझ पर गुस्से भरी नजर डालता है और आखिर में वापस बगल में बैठ जाता है। तुम अभी भी बात नहीं करना चाहते? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। अगर रिचर्ड यहाँ नहीं होते तो शायद मैं समझाने को तैयार हो जाता, लेकिन इस वक्त मैं एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। मिस पार्कर एक लंबी सांस छोड़ती है और हाथ हिलाती है। दरवाजे पर 2 लोग धीरे धीरे अंदर आते हैं। ये मार्कस और लॉरेन है। कल रात मार्कस का कहना है कि वो तुमसे एक लड़की के साथ मिला था और तुम दोनों बहुत करीब थे। क्या तुम इसे मानते हो मिस पार्कर? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। जब आपने मुझे फोन किया तो मैं भी बाहर देखने गई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एथन किसी लड़की के साथ इतने करीब नजर आएगा। इसीलिए कल इतना ड्रामा हुआ था। मैंने वहाँ लॉरेन को भी देखा था, उसने भी जरूर देखा होगा। वो मेरी गवाही दे सकती है। मिस पार्कर इस वक्त लॉरेन की तरफ मुड़ती है। मैं भी लॉरेन की तरफ देखता हूँ। मैंने उसके साथ काफी वक्त बिताया है। अगर मार्कस मुझे नहीं जानता तो लॉरेन तो मुझे पक्का जानती होगी। लॉरेन अपना चेहरा कड़क रखती है, जैसे उसने मेरी नजरों का इशारा देखा ही न हो, और सिर हिला देती है। हाँ मिस पार्कर, मैंने भी देखा था, क्योंकि बहुत अंधेरा था इसलिए मैं साफ तौर पर नहीं देख पाई। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि एथन उस लड़की के बहुत करीब था और वो कोई साधारण रिश्ता नहीं था। मैं खुद पर हंसता हूँ और रिचर्ड एक बार फिर से अपनी सीट से उछल पड़ता है। तो ये सब चल रहा था। क्या मैंने ऐसी परवरिश दी है? तुम ऐसा सिला दे रहे हो? मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए खून पसीना एक किया है और तुम जाकर ये सब करते हो, तभी तो तुम आजकल इतने अजीब हरकतें कर रहे हो मिस्टर रिचर्ड। रिचर्ड हांफने लगता है, गुस्से में अपने दांत पीसता है, लेकिन मिस पार्कर की आंखों में देखकर वो अपना जबड़ा भींच लेता है और बैठ जाता है। उसका चेहरा अभी भी बदसूरत बना रहता है। मिस पार्कर मार्कस और लॉरेन की तरफ मुड़ती है। तुम्हें पक्का यकीन होना चाहिए, इस तरह की चीजें किसी छात्र की इज्जत पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। मुझे यकीन है मार्कस बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है। लॉरेन एक पल के लिए हिचकिचाती है, फिर पक्का सिर हिलाती है। उसी पल केविन बिखरे हुए बालों के साथ कमरे में लड़खड़ाते हुए दाखिल होता है। ये सही नहीं है मिस पार्कर, एथन असल में कल मेरे साथ था। लॉरेन, तुम एथन के साथ इतना वक्त बिताती हो, तुम्हें उसे अच्छी तरह जानना चाहिए। वो ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसी हरकत करे, और वो इतनी आसानी से दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेगा, है ना? कल रात की तस्वीरें लॉरेन के दिमाग में गूंज उठती हैं। वो अपने दांत भींचती है और कहती है, इंसान बाहर से जैसा दिखता है वैसा अंदर से नहीं होता। मैंने कल इसे अपनी आंखों से देखा है। केविन उस पर लगभग फट पड़ता है। मार्कस भी देखने लगता है। केविन, मैं जानता हूँ कि तुम एथन के पक्के दोस्त हो, लेकिन किसी की मदद इस तरह नहीं की जाती। तुम सन की केविन। मिस पार्कर के एक शब्द पर केविन अपना मुंह बंद कर लेता है। मिस पार्कर स्थिरता से मेरी तरफ देखती है। एथन, मुझसे बात करो, चिंता मत करो, मुझे सच बताओ। जो भी मामला है मैं अपनी तरफ से पूरी जांच करूंगी। मैं किसी बेकसूर पर झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगी। मिस पार्कर की बात सुनकर बाकी सभी लोग देखने लगते हैं। उन सबकी नजरें एक साथ मुझ पर टिकी होती हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूँ और मेरे दिल में एक अजीब सा भाव उमड़ पड़ता है। इस बिंदु पर अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन एक पुराने दोस्त को देखना, अपने ही डैड को ऐसे देखना जैसे मैं उनका दुश्मन
हूँ, फिर भी मुझे इस दर्द को महसूस करने से रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं तो बस अपने ये आखिरी 3 महीने शांति से बिताना चाहता था, लेकिन लगता है कि ये इच्छा भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी विलासिता है। मिस पार्कर, मुझे कुछ नहीं कहना। उन्होंने जो देखा वो सच है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। ये सुनकर मार्कस के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ जाती है, जबकि रिचर्ड और लॉरेन दोनों निराशा के भाव दिखाते हैं। रिचर्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो उठी हुई मुट्ठी के साथ आगे बढ़ता है। क्यों? मिस पार्कर तुरंत सामने आ जाती हैं और उसे रोक लेती हैं। रिचर्ड का चेहरा गुस्से से जल उठता है। मिस पार्कर, रास्ते से हटिए। आज मुझे इस लड़के को सबक सिखाना ही होगा। मैं सोचता रह गया कि ये अचानक कैसे बदल गया। तो असल में ये बात थी, सीखने के लिए इतनी अच्छी चीजें थी, पर इसने ये जहर चुन लिया। मैं इसे जान से मार डालूंगा। ये देख, बाकी टीचर्स उसे समझाने आ जाते हैं। तब जाकर रिचर्ड रुकता है। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका होता है। आज जो हुआ वो उसके लिए बहुत शर्मनाक है। उसके लिए वहां एक पल भी रुकना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ लॉरेन मेरे चेहरे पर निराशा के भाव को देखती है और उसका दिल उदासी में डूब जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो इंसान कभी बार बार कहता था कि वो उससे प्यार करता है, जो कहता था कि वो उसकी रक्षा करेगा, वो पलटकर ऐसी हरकत कर देगा। शब्द कम पड़ जाएंगे इस निराशा के लिए। टीचर के ऑफिस से बाहर निकलते हुए केविन मेरी तरफ देखता है। तुमने सच क्यों नहीं बताया? क्या फायदा? मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं पहले की तरह सफाई देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। वो लोग इस बात पर जरूर पछताएंगे। इनके साथ क्या होता है मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुस्कुराता हूँ और सिर हिलाता हूँ। तभी जैसे ही हम बात कर रहे होते हैं, मार्कस और लॉरेन पीछे से आ जाते हैं। मार्कस मुझे एक नजर देखता है। एथन, मुझे दोष मत देना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम सनकी की तरह गुस्से में पागल होकर। केविन आगे बढ़ता है और मार्कस को कॉलर से पकड़कर खींच लेता है। मार्कस बेचैनी से छटपटाता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? केविन, मेरी तरह एक ट्रेंड फाइटर है जिसके पास असली स्किल्स हैं। मार्कस उसके सामने कहीं नहीं टिकता। छोड़ो। केविन अनमने ढंग से केविन छोड़ देता है और ठंडी नजरों से मार्कस को घूरता है। मुझे मत समझो कि मैं तुम्हारी चाल नहीं जानता। तुम सिर्फ एथन से जलते हो, है ना? तुम्हारे अंदर इंसानियत का एक कतरा भी नहीं है। तुम्हें बस गंदी चालें चलनी आती हैं। क्या तुम इसके काबिल हो? मार्कस का चेहरा हरा और फिर सफेद पड़ जाता है। केविन उसे छोड़ देता है और सीधे धक्का देकर दूर कर देता है। मार्कस अपना संतुलन खो बैठता है और बेइज्जती के आलम में सीधे फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ता है। मुझे लगा था कि तुम ही वो हो जो एथन को सबसे अच्छे से जानते हो। लॉरेन, तुम सच में बहुत बड़ी निराशा हो। लॉरेन के अंदर बिना किसी वजह के एक अनुचित दर्द उठ खड़ा होता है। उसके मन में वो खुद को ठगा हुआ महसूस करती है, इसलिए वो गुस्से में केविन की नजरों से नजरें मिलाती है। मुझे लगता था कि मैं ही उसे सबसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। मैं ही गलत थी। अब जब एथन ऐसी मुसीबत में है तो तुम, जो खुद को सबसे बड़ा जानने वाला कहती हो, तुमने उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। तुम इस बात पर पछताओगी। मैं नहीं पछताऊंगी। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं ऐसे इंसान के लिए कभी नहीं पछताऊंगी। लॉरेन को लगता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसमें सबसे ज्यादा पछतावा उसे इस बात का है कि वो ऐसे इंसान के प्यार में पड़ गई। वो उसके लिए बहुत बड़ी निराशा है। चलो, मैं केविन की बांह खींचता हूँ और जाने के लिए मुड़ता हूँ। मेरी दृढ़ पीठ को घूरते हुए लॉरेन अपनी मुट्ठी जोर से भींच लेती है और उसके दिल का दर्द और गहरा हो जाता है। गलती उसी की है तो फिर दर्द मुझे क्यों हो रहा है? मैं नहीं पछताऊंगी, कभी नहीं। लॉरेन जिद्दी नजरों से हम दोनों की परछाई को घूरती रहती है। छुट्टी की घंटी बजती है और केविन और मैं साथ बाहर निकलते हैं। क्लास में कासू-फुसू चल रही होती है। मार्कस, आखिर सच में क्या हुआ था? एथन घर भी नहीं गया। एथन उस तरह का इंसान नहीं लगता। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि कोई गलतफहमी नहीं हुई? मैंने सुना है कि इस तरह की चीज से स्कूल की सजा मिल सकती है। तुम दोनों को बकवास नहीं करनी चाहिए। मार्कस अचानक खड़ा हो जाता है। वो दरवाजे से बाहर जाते हुए चेहरों को देखता है और ठंडी हंसी हंसता है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। सूरत से इंसान को पहचान सकते हैं, दिल को नहीं। तुम असल में उसे नहीं जानते। ये सुनकर बाकी क्लास एकदम शांत हो जाती है। लॉरेन खाली नजरों से दरवाजे को घूरती है। आज उसने क्लास में एक भी सबक पर ध्यान नहीं दिया है। लॉरेन, तुम्हें क्या हुआ है? बेला थोड़ी चिंता के साथ पूछती है। लॉरेन होश में आती है। वो जल्दी से अपना सामान समेटती है और क्लासरूम के दरवाजे की तरफ भागती है। आज मेरा कुछ काम है, मैं वापस जा रही हूँ। लॉरेन की अचानक इस हरकत को देख क्लास फिर से हैरान रह जाती है। लॉरेन भी आज कुछ अजीब हरकत कर रही है। सड़क पर केविन हाथ हिलाता है और विवियन मुस्कुराते हुए पास आती है। आज विवियन ने नीले रंग की सॉफ्ट ड्रेस पहनी है और पैरों में फजी बूट्स हैं। वो दिखने में सौम्य के साथ साथ खूबसूरत लग रही है। सीनियर, अभी भी इतनी औपचारिकता क्यों? मेरे साथ औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। बहन, रहने के लिए जगह की तलाश कैसी चल रही है? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम मेरी सगी बहन हो? तुम मुझसे ज्यादा एथन का ख्याल रखती हो, मैंने पता लगा लिया है। 2 ऐसी जगहें हैं जो बहुत अच्छी लग रही हैं। स्कूल से ज्यादा दूर भी नहीं है और किराए भी बजट में है। चलो अभी चलकर देख लेते हैं। एथन, अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद आती है। मैंने दोनों जगहों को तुम्हारे लिए होल्ड पर रखने को कह दिया है। शुक्रिया। मैंने अपने स्कॉलरशिप के सारे पैसे इन सालों में एक ही कार्ड में बचा कर रखे हैं, तो ये कुछ महीनों का खर्च उठाने के लिए काफी होना चाहिए। फिर से वही शुरू हो गया। विवियन मेरे बालों को प्यार से सहलाती है, जिससे केविन की तरफ से शिकायतों का एक और दौर शुरू हो जाता है। दूसरे
दूसरे कोने से लॉरेन इस मंजर को देखती है, अपने लाल होठों को चबाती है और अनचाहे ही उसके आंसू बहने लगते हैं। वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी जैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, और इस मंजर को देखकर उसे खुद पर एक मूर्ख होने का एहसास होता है। सब कुछ पहले ही साफ हो चुका है, तो फिर वो उसके पीछे क्यों भागी? वे सब साफ तौर पर इसमें मिले हुए हैं। वो सजा के लायक है। लॉरेन धीरे धीरे सिसकने लगती है। उसके आगे चल रही परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर लॉरेन फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगती है। मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। हम दोनों को हंसते बोलते हुए चलते देख वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने एक पेड़ से बेबस होकर टिक जाती है। उसके दिल का दर्द ऐसा है जिसे वो रोक नहीं सकती, ये जानने के बाद भी कि वो किस किस्म का इंसान है। आखिर में वो फिर भी उस पर विश्वास करना चाहती है। मैं सच में एक मूर्ख हूँ। तुम लॉरेन हो ना? मैं विवियन हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं ही हूँ? तुम इतनी खूबसूरत हो और पूरे रास्ते हमारा पीछा करती रही हो। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये तुम ही हो। रंगे हाथों पकड़ी गई लॉरेन अपना सिर नीचे झुका लेती है और जाने के लिए मुड़ती है। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? इन शब्दों की वजह से लॉरेन के कदम अचानक वहीं थम जाते हैं, लेकिन वो खुलकर इसे मानना भी नहीं चाहती। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई शर्मनाक हरकत ही होगी, इसमें कोई शक नहीं। एथन अपने परिवार के घर से बाहर निकल रहा है, इसलिए वो रहने के लिए जगह ढूंढने में मेरी मदद मांगने आया था। ऐसा लगता है कि कल उसकी अपने परिवार से लड़ाई हो गई थी। रात को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो रात सड़क पर बिताने की योजना बना रहा था। केविन और मैं उसे अपने घर ले आए। ये कहते हुए विवियन उसकी तरफ देखती है। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव को देखकर तुम दोनों के बीच जरूर कोई झगड़ा हुआ होगा। जाकर ढंग से बात सुलझा लो। क्या सच में सिर्फ इतनी सी बात है? तुम दोनों के इस तरह के रिश्ते के साथ तुम्हें ही तो वो इंसान होना चाहिए जो एथन को सबसे अच्छे से जानता है। वो क्या करेगा और मैं क्या करूंगी? क्या तुम वो नहीं हो जो सबसे साफ तौर पे जानती हो? लॉरेन का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो जाता है। अचानक उसे खुद पर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है। वो सदमे में किसी बेजान रोबोट की तरह सड़कों पर भटकती रहती है। ये नामुमकिन कैसे हो सकता है? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये ऐसा कैसे हो गया? लॉरेन को केविन की कही पुरानी बातें याद आती हैं और विवियन की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर दिल पर वार किया हो। तुम्हें वो इंसान होना चाहिए जो एथन को सबसे अच्छे से जानता है। वो इंसान जो एथन को सबसे अच्छे से जानता है। लॉरेन को अचानक कुछ याद आता है और वो अपने बैग से घबराते हुए फोन निकालती है। लिली, क्या तुम्हारे भाई का तुम्हारे परिवार से झगड़ा हुआ था? हाँ। लॉरेन, क्या चल रहा है? आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारा भाई घर छोड़कर जा रहा है। तुम्हें पहले से पता था। फोन लॉरेन के हाथ से फिसल जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। बिना एक पल की देरी किए लॉरेन वापस भागने लगती है। मुझे एथन से माफी मांगनी होगी। मुझे उसे बताना होगा कि मैं गलत थी। सड़क पर केविन लॉरेन को देखकर अपनी जगह सन्न रह जाता है। फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। एथन कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना है। लॉरेन बिना सोचे समझे बोल पड़ती है। केविन घृणा से हंसता है। भूल जाओ, तुम जैसी राजकुमारी हमारी औकात से बाहर है। हमारे साथ ये नाटक मत करो। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। मुझे सच में एथन को ढूंढना है। लॉरेन की आवाज आंसुओं से कांपने लगती है। उसे वो पल याद आता है जब एथन की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था और फिर भी वो उसके साथ खड़ी नहीं हो पाई और उल्टे दूसरों के साथ मिलकर उस पर शक करने लगी। वो कितना टूट गया होगा। बस जाओ, तुम हम में से कोई नहीं हो। लॉरेन मिन्नत भरी नजरों से विवियन की तरफ देखती है। विवियन, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज मुझे बता दो कि एथन कहाँ है। विवियन, उसे मत बताना। लॉरेन आगे बढ़कर मिन्नतें करती है। विवियन, प्लीज, मैं बस एथन से माफी मांगना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात है। अब तुम पर कौन विश्वास करेगा? थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि तुमने अपनी आंखों से देखा है। अब तुम ये नाटक कर रही हो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। ऑर्चिड अपार्टमेंट्स, रूम 303। शुक्रिया विवियन। चीजों को आखिरकार सुलझाना ही पड़ता है। उन्हें खुद ही मामले को सुलझाने दो। जैसे ही मैं बैठता हूँ दरवाजे की घंटी बजती है। मुझे लगता है कि ये विवियन होगी, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो पाता हूँ कि सामने लॉरेन खड़ी है। मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो? तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अगर तुम कुछ कह देती तो हम समझ जाते। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा टोन और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। लॉरेन और ज्यादा घबरा जाती है, खुद को शांत करने की कोशिश करती है। हमारे बीच ये सब कब से होने लगा? तुम अब मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? तुम असल में यहाँ किस लिए आई हो? चाहे वो लॉरेन हो या मेरे अपने पेरेंट्स, उनमें से किसी ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया तो फिर मैं सफाई देने की जहमत क्यों उठाऊं? मुझे माफ कर दो। मैंने गलतफहमी पाल ली थी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं उस वक्त कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब किसी से भी किसी उम्मीद की जरूरत नहीं है। लॉरेन का दिल एक बार फिर दर्द से भीग जाता है। मेरे शब्द चाबुक की तरह बरसते हैं, उसके दिल पर गहरा वार करते हैं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। बस घर जाओ। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए माफ करने जैसा भी कुछ नहीं है। बस क्लासमेट बने रहना ही काफी है। क्या हम सच में सिर्फ क्लासमेट बनकर रह जाएंगे? हाँ। सूरज ढल रहा है। लॉरेन बिना किसी मंजिल के सड़कों पर भटकती रहती है। मेरी बातें उसके दिल में एक के बाद एक खंजर की तरह चुभ रही हैं। वो पहले हुई घटनाओं के बारे में सोचती है और चाहती है कि वो खुद को कई बार थप्पड़ मार ले। लॉरेन को लगता है कि उसे ही वो इंसान होना चाहिए जो एथन को सबसे अच्छे से जानता है। उसे ही वो इंसान होना चाहिए जो एथन को सबसे अच्छे से जानता है। तभी उसका फोन बज उठता है। ये हेलेन है, उसकी सीनियर। लॉरेन, क्या तुम हो? मैंने एथन के साथ हुई
घटना के बारे में सुना। क्या कोई गलतफहमी हुई है? मैंने सुना है कि स्कूल ने एथन के मामले में एक्शन ले लिया है और डिसिप्लिन नोटिस भी जारी हो चुका है। इतनी जल्दी? असल में हुआ क्या था? क्या तुमने कोई गलतफहमी पाल ली थी? लॉरेन हल्की सी सिसकी लेती है। किसी को खुलकर बताने में उसे बहुत शर्म आ रही है। जाकर एथन के साथ बैठकर बात को ठीक से सुलझा लो। बाकी लोग एथन को भले न जानते हो, पर तुम्हें तो उसे जानना चाहिए था, है ना? इन शब्दों की वजह से लॉरेन के दिल में एक और गहरा घाव हो जाता है। एक बात है जो शायद मुझे तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर मैं कह देती हूँ। वो क्लब का काम जो तुम्हें मिला था, तुम्हें लगता था कि हम तुम्हारी मदद कर रहे थे। ऐसा नहीं था। हम सबके पास अपने अपने काम थे। हम खुद ही मुश्किल से संभाल पा रहे थे। ये तो एथन था जो तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे दौड़ भाग कर रहा था और अकेले ही सब कुछ संभाल रहा था। वो सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहा है। वो भले ही कहे ना, लेकिन उसकी हर हरकत में ये साफ दिखता है। अगर तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है तो कृपया जितनी जल्दी हो सके इसे दूर कर लो। कॉल कटने के बाद लॉरेन जितना सोचती है उसका दिल उतना ही भारी होता जाता है। आखिरकार वो सड़क पर ही उकड़ बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। एथन मेरे लिए इतना अच्छा था और आखिर में मैंने तब भी उस पर विश्वास करने का फैसला नहीं किया। दूसरी तरफ लिली फोन रखती है और घबराते हुए लिंडा के पास दौड़ कर जाती है। माँ, कुछ गड़बड़ है। एथन को स्कूल से सजा मिलने वाली है। क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि एथन को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। उन्हें लगा कि वो कैंपस में किसी के साथ रिलेशन में है और अब उसे डिसिप्लिन एक्शन मिल रहा है। अब हम क्या करें? तुम्हारे डैड ने ही जरूर कुछ कहा होगा। मैं खुद जाकर मामले की तह तक जाऊंगी। थोड़ी ही देर में रिचर्ड वापस आ जाता है। उसका चेहरा लाल है, सांसों से शराब की बदबू आ रही है। क्या बात है? इतनी जल्दी वापस बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? एथन को स्कूल से सजा मिलने वाली है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? मैं जानता हूँ। मैंने ही स्कूल को इस मामले पर एक्शन लेने को कहा था। उसे कड़ी सजा मिलना जरूरी है ताकि उसे एक सही सबक मिल सके। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता भी है उसने क्या किया है? मैं हमेशा चाहता था कि वो एक असली मर्द बने जो शान से खड़ा हो सके। और वो क्या करता है? वो कोई अच्छी बात सीखना नहीं चाहता। अब वो बाहर जाकर दूसरों की नकल कर रहा है, रोमांस के पीछे भाग रहा है। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है? किसी रिश्ते के चक्कर में वो अब घर भी नहीं आ रहा। वो बाहर रहना चाहता है। मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर वो अभी भी खुद को सुधारने से मना करता है तो मैं उससे निपटने के लिए और भी सख्त तरीके अपनाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेरी पकड़ से बाहर निकल जाएगा। तमाचा। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान उभर आते हैं। एथन किसी रिश्ते में नहीं है। उसके क्लासमेट्स ने गलतफहमी पाल ली थी। कोई सिर्फ रहने के लिए जगह ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। उन्होंने अब इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया है। नामुमकिन। उसने खुद ये बात कबूल की थी। सिर्फ उसका नाम साफ करने के लिए तुम मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। तुम उसका नुकसान कर रही हो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? पहले तुम जो भी कहती या करती थी मैंने बिना किसी शर्त के तुम्हारा साथ दिया, पर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो। तुम जो भी मानते हो तुम्हें वही सही लगता है। तुम कभी अपनी गलती नहीं मानोगे। अब ये बात उठाने का क्या मतलब है? इन सब का उस बात से कोई लेना देना नहीं है जो हो रहा है। एथन के क्लासमेट ने अभी फोन किया और पूरी स्थिति साफ कर दी। अगर तुम्हें शक है तो तुम उसके होमरूम टीचर से भी बात करके पुष्टि कर सकते हो। लिंडा के मुंह से ये सुनकर रिचर्ड आखिरकार हिल जाता है। तो फिर उसने ये बात कबूल क्यों की थी? उसने तो खुद ही इसे माना था। तुमने उसके साथ क्या किया है? तुम्हारे जैसे बाप के साथ क्या खुद की सफाई देना भी कोई मायने रखता है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? हमारे बेटे के पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। उसे अब इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन। डैड, देखिए वक्त क्या हो गया है। जल्दी से टीचर्स को फोन कीजिए। देखिए क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? घबराते हुए रिचर्ड अपना फोन निकालता है और नंबर घुमाता है। हेलो मिस पार्कर, मैं एथन का पिता बोल रहा हूँ। आज जो हुआ उसके सिलसिले में मैं बस पुष्टि करना चाहता था। क्या ये कोई गलतफहमी हो सकती है? ये कैसे हो गया? उसने खुद ही माना था, है ना? ये बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? आपका क्या मतलब है कि आप भी नहीं जानती? मिस पार्कर, अब हम क्या करें? क्या ये सजा अभी भी वापस नहीं ली जा सकती? वो अभी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में एक छात्र है। हम किसी ऐसी चीज से उसका भविष्य बर्बाद नहीं होने दे सकते जो कभी हुई ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने ही इस पर जोर दिया था, लेकिन ये सब कभी हुआ ही नहीं था, है ना? क्या सजा पहले ही जारी की जा चुकी है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता? ये किस तरह का नियम है? क्या इस तरह की वजह से किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद करने की छूट दी जानी चाहिए? मिस पार्कर, कृपया कोई रास्ता निकालने में मेरी मदद कीजिए। इस तरह की चीज एथन के भविष्य पर बहुत भारी पड़ सकती है। फोन रखने के बाद रिचर्ड के होंठ एकदम सफेद पड़ चुके होते हैं। ये सब कैसे हो गया? मैं तो सिर्फ भलाई चाहता था। मैं तो सिर्फ उसकी भलाई चाहता था। अगली सुबह सूरज के उगने के बाद मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठता हूँ। आदत से मजबूर होकर वक्त देखता हूँ और कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। भले ही आज शनिवार है। रुकिए, मैं तो पहले ही घर छोड़कर जा चुका हूँ। मुझे अब नियमों से बंधे रहने की क्या जरूरत है? मैं खुद को संभालता हूँ और कपड़ों को परे हटा देता हूँ। मैं अपने फोन पर गाना लगाता हूँ। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा और आराम से वापस लेट जाता हूँ। जब मैं दोबारा उठता हूँ तो दोपहर के 12 बज चुके होते हैं। मैं आलस से मुंह हाथ धोता हूँ, फिर खाने की तलाश में बाहर निकल जाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं सुपरमार्केट जाता हूँ और रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजें खरीदता हूँ। रोज की जरूरतों के अलावा मैं कपड़े के कुछ जोड़े भी ले लेता हूँ। जब तक मैं सारा सामान लेकर घर पहुँचता हूँ दोपहर के 2 बज चुके होते हैं। मैंने कल ठीक से सफाई नहीं की थी, इसलिए आज मैं जगह को अच्छी तरह समेटता और साफ करता हूँ ताकि मैं आधिकारिक तौर पर यहाँ सेटल हो सकूं। सारे काम पूरे होने तक शाम के 5 बज जाते हैं। फिर भी इस पल मुझे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होती है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। ट्रिंग ट्रिंग, मेरा फोन बजने लगता है।
मैं कॉलर आईडी देखता हूँ और कॉल रिसीव करता हूँ। माँ, एथन, तुम्हारे डैड ने जो किया उसके लिए। माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। ठीक है। खैर एथन, तुम्हारे डैड ने बस गलतफहमी पाल ली थी, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, वो असल में हमेशा से तुम्हारी परवाह करते हैं। ठीक है। लिंडा मेरी रूखी आवाज को सुनती है और उसके अंदर कुछ कसैला सा महसूस होता है। उसे अचानक याद आता है कि कैसे पहले जब भी मेरा सामना उनसे होता था तो मैं हमेशा कितनी उत्सुक और उम्मीद भरी नजरों से देखता था। क्या तुम गुस्से में हो? ये सवाल सुनकर मैं कुछ पलों के लिए सन्न रह जाता हूँ। गुस्सा? उन्होंने कभी मेरे जज्बातों की परवाह नहीं की है। कभी किसी ने मुझसे पूछा भी है कि क्या मैं गुस्से में हूँ? नहीं। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो तुम माँ को बता सकते हो, मैं सच में सुनूंगी। नहीं, ऐसा लगता है कि तुम माँ को कुछ बताना नहीं चाहते। कुछ नहीं है माँ, ज्यादा मत सोचिए। मैं मन ही मन सोचता हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं एक बेटे के रूप में कभी कह नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मोड़ पर अब कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने पहले कभी क्यों नहीं पूछा? फोन की दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मुझे लगता है कि कॉल अब कटने वाली है, तभी वो आवाज फिर से गूंजती है। वैसे क्या तुमने कुछ दिन पहले नहीं कहा था कि तुम्हें नानी की याद आ रही है? क्यों ना हम इन अगले कुछ दिनों में उनसे मिलने चले? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना माँ आगे कहती है, इस बार सिर्फ हम और तुम्हारी बहन होंगे, वो भी शायद नानी से मिलना चाहती होगी। ठीक है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, नानी ने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था और कहा था कि उन्हें मेरी थोड़ी याद आ रही है। मैंने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन माँ और डैड ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर ये सारे ड्रामे हो गए और आखिर में मैं इसे भूल ही गया। एक दुकान के सामने मैं अपने रोज वाले बैग के साथ खड़ा हूँ। मैं शालीनता से खड़ा हूँ और सड़क पर चलने वाले राहगीर एक बार से ज्यादा मेरी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाते। थोड़ी देर बाद एक लाल रंग की कार मेरे सामने आकर रुकती है। लिंडा ड्राइवर की सीट से बाहर निकलती है। एथन, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं जाकर ले आती हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे माँ के इस गर्मजोशी वाले बर्ताव की आदत नहीं है। मैं पीछे का दरवाजा खोलता हूँ और अंदर बैठ जाता हूँ। पिछली सीट पर लिली एक छोटे से बैग के साथ मेरे बगल में सहमी हुई बैठी है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। मेरी तरह नानी का मेरे साथ बहुत प्यार भरा रिश्ता है, लेकिन बाकी सबके साथ उनका रवैया काफी ठंडा रहता है, जिसमें लिली भी शामिल है। इसलिए लिली असल में नानी से थोड़ा डरती है। भाई एथन, मुझे देखकर लिली दबी आवाज में बुलाती है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता हूँ। कार आगे बढ़ती है और शहर की सड़कों से गुजरते हुए कुछ ही देर में हम शहर को पीछे छोड़ देते हैं। नानी गांव में रहती है, जो शहर से काफी दूर है। वहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। रास्ते में लिंडा प्यार से मुझसे पूछती है कि आजकल सब कैसा चल रहा है। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में उसका जवाब देता हूँ। खिड़की के बाहर पेड़ों की 2 कतारें तेजी से पीछे छूटती जा रही हैं। शायद ये ऐसे ही पल होते हैं जब मेरी पुरानी यादें ज्वार भाटे की तरह उमड़ पड़ती हैं। ये तब की बात होगी जब मैं लगभग 10 साल का था। गर्मियों की छुट्टियां थीं और मेरे पेरेंट्स काम में इतने व्यस्त थे कि मेरा ख्याल नहीं रख पा रहे थे। इसलिए उन्होंने मुझे डैड की तरफ के दादाजी के पास छोड़ दिया, जिन्होंने मेरा ख्याल रखा, जबकि लिली डैड के साथ उनके ऑफिस चली गई ताकि जब उन्हें वक्त मिले वो उस पर नजर रख सकें। लेकिन चूंकि समर वेकेशन 30 दिनों का होता है, डैड को डर था कि दादाजी थक जाएंगे। इसलिए आधे महीने के बाद उन्होंने माँ के जरिए मुझे नानी और नाना जी के पास भेज दिया, जो माँ की तरफ से थे। तब नाना जी जीवित थे। तभी से धीरे धीरे नानी और नाना जी से मेरा लगाव बढ़ता गया। उसके बाद की हर गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपना ज्यादातर वक्त या तो डैड की तरफ के दादाजी के साथ बिताया या फिर माँ की तरफ के नानी और नाना जी के साथ। बाद में जब मैं खुद से यात्रा करने लायक हो गया तो मेरे पेरेंट्स को मुझे मेरे नाना दानी के घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद वहां पहुंच सकता था। लेकिन जिस साल मैं 12 साल का हुआ, नाना जी का निधन हो गया और सिर्फ नानी अकेली रह गई। इसलिए मैंने उनका साथ निभाने में और भी ज्यादा वक्त बिताया। नाना जी के बारे में सोचते हुए मेरे मन में एक बार फिर दुख और अपराध बोध भर आता है। काश उस वक्त एथन, लिली की आवाज मेरे कानों में पड़ती है और मैं वर्तमान में लौट आता हूँ। लिंडा और लिली दोनों मेरी तरफ देख रही हैं। तभी मुझे एहसास होता है कि बिना जाने हम पहले ही पहुंच चुके हैं। मैं कार का दरवाजा खोलता हूँ और बाहर कदम रखता हूँ। माँ, मैं आ गया हूँ। लिंडा कार पार्क करती है और आंगन में दाखिल होती है। ऊंचे स्वर में आवाज लगाती है। घर के अंदर से चांदी जैसे सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है। वो लगभग आधी लिंडा जैसी दिखती है, थोड़ी भरी हुई है और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। वो अपनी 60 के दशक के आखिरी पड़ाव पर लगती है। ये मेरी नानी रोज है। लिंडा को देखकर नानी रोज बिना कुछ कहे बस ठंडा सा सिर हिला देती है, लेकिन जब वो मुझे देखती है तो उनके चेहरे पर आखिरकार एक छोटी सी मुस्कान उभर आती है। वो चलकर मेरे पास आती है और प्यार से कहती है, मेरे बच्चे, बस थोड़े ही दिन हुए हैं, तुम इतने दुबले कैसे हो गए? मैं ठीक हूँ, अंदर आओ। नानी रोज मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले जाती है और मेरे हाल चाल पूछती है, जैसे उन्होंने अपने पीछे खड़ी लिंडा और लिली को देखा ही न हो। ये देख, लिली सहमी आवाज में कहती है, माँ, ऐसा लगता है जैसे नानी मुझे पसंद नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी नानी ऐसी ही है। वो इन सालों में थोड़ी दूर दूर रहने लगी है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे भाई के साथ अलग तरह से पेश आती है। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे भाई ने इन सालों में अपना ज्यादातर वक्त उनके साथ बिताया है। घर के अंदर नानी रोज मुझे खींचकर बैठाती है। पुरानी लकड़ी की डाइनिंग टेबल अभी भी वही है। असल में कुछ नहीं बदला है, लेकिन मैं फिर भी महसूस कर सकता
देखता हूँ कि नानी पहले के मुकाबले ज्यादा बातें करती हैं और थोड़ी ज्यादा थकी हुई लगती हैं। इससे मेरे मन में एक बेचैनी सी भर जाती है। माँ, हम अगले कुछ दिनों तक यहीं रुकेंगे। मैं थोड़ी देर में चीजें ठीक कर दूंगा ताकि आप लोग आराम कर सकें। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं खड़ा हो जाता हूँ। नानी, मैं दादाजी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। वो अपने जाने पहचाने अंदाज में उठती हैं और स्टोर रूम से कुछ कागजी चढ़ावे और भगवान के नाम का चढ़ावा स्पिरिट मनी निकालती हैं। फिर मेरे हाथ में अगरबत्ती की कुछ तीलियां थमा देती हैं। जाओ, तुम्हारे दादाजी भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। इस बातचीत को सुनकर लिंडा के चेहरे के भाव तेजी से बदलते हैं। जल्द ही वो एक लंबी सांस छोड़ती है और खुद से बुदबुनाती है, जो हो गया सो हो गया, अब जाने भी दो। गांव में एक छोटी सी पहाड़ी है जहां दादाजी की कब्र है। उन्होंने जीते जी खुद ही इस जगह को चुना था, ये कहते हुए कि मरने के बाद भी वो नानी के करीब रहना चाहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा गम न हो। मैं वहां 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रुकता हूँ। जब जाने का वक्त हो जाता है तो मैं अनिच्छा से वापस पहाड़ी से नीचे उतरता हूँ। मेरे पेरेंट्स की तरह नहीं, चाहे वो डैड की तरफ के दादाजी हो या माँ की तरफ के नानी नाना जी, वे हमेशा मेरे प्रति अच्छे रहे थे। सिर्फ इन बुजुर्गों के बीच ही मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास भी सहारा देने वाला कोई है। मैं फिर से रोने लगता हूँ और अपना सिर हिलाता हूँ। नानी रोज मेरे सिर पर प्यार से थपकी लगाती है। मैंने हर बार तुमसे बार बार कहा है, तुम्हारे दादाजी के साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं बस एक हल्की सी मुस्कान दे पाता हूँ। लिंडा अपना सिर झुका लेती है। शायद अगर एथन की ये हालत न होती तो वो अब भी उस बात को नहीं छोड़ पाती जो उसके दिल में अटकी हुई है। माँ, यहाँ क्या चल रहा है? ज्यादा सवाल मत पूछो। लिली मुंह फुलाकर पीछे हट जाती है। उस शाम नानी खाने की पूरी टेबल सजाती है। उनमें से हर एक चीज मेरी पसंदीदा है। इन पकवानों को देखकर मेरे सीने में फिर से कोई चीज कसैले तरीके से चुभने लगती है। सोचकर देखो, जब मैं नानी और नाना जी के पास आता था तो मैं घर की तरह ही रहता था। जो परोसा जाता था चुपचाप खा लेता था। अपनी पसंद की चीज मांगने की हिम्मत कभी नहीं करता था। लेकिन दादाजी ने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी पसंद की चीज खुलकर बोलनी चाहिए और एक एक करके मुझसे मेरे जवाब निकलवाए थे। उसके बाद नानी और नाना जी को मेरी हर पसंदीदा चीज याद हो गई। वो हमेशा वही चीजें बनाते और खरीदते थे जो मुझे पसंद थी। दादाजी ने मुझसे कहा था कि इसी से पैसे खर्च करना वसूल होता है। माँ, क्या तुम्हें डैड की याद आ रही है? लिंडा खाने से सजी पूरी टेबल को देखती है और गहरी सांस लेती है। नानी रोज के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी झलकती है। बस खाओ, इतनी बातें मत करो। लिंडा अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह जानती है, इसलिए वो इस बात को खींचती नहीं है और मिले जुले जज्बातों के साथ खाना शुरू कर देती है। लिली उसके बगल में मजे से खाती है। भले ही नानी उसे ज्यादा भाव न देती हो, उसकी यादों में नानी के हाथ का खाना हमेशा से दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना रहा है। नानी का घर बड़ा नहीं है, जिसमें एक स्टोर रूम और 2 बेडरूम है। मैं पहले नानी और दादाजी के साथ एक ही कमरे में सोया करता था। अब हम चारों के साथ नानी और मैं एक कमरा शेयर करते हैं। लिंडा और लिली दूसरा कमरा शेयर करती है। यहाँ पहली बार मुझे अपनेपन का एक दुर्लभ एहसास होता है और मेरा दिल शांत महसूस करता है। नानी रोज बिस्तर पर लेटी हैं और दबी आवाज में पूछती हैं, मेरे बच्चे, क्या कुछ हुआ है? तुम कुछ बुझे बुझे से लग रहे हो। नानी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे नहीं पता, बस मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। इससे मुझे डर लगता है। नानी, अपने मन को ऐसे भटकने मत दीजिए, मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ। इस बार नानी से मिलने आते वक्त मैं उत्साहित तो था, लेकिन डरा हुआ भी था। इस बात का डर कि कहीं नानी इन सब के बारे में सवाल न करने लगे। अगर नानी को पता चल जाए कि मुझे कैंसर है तो उन्हें कितना दर्द होगा। जब तक तुम ठीक हो, जब तक तुम ठीक हो। शायद मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरा मन कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया है। मैं बस तुम्हारे बारे में फिक्र करती हूँ और कुछ नहीं। चिंता मत कीजिए नानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम सबको ठीक रहना चाहिए। ठीक है, मैं भी ठीक रहूंगी। मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठ खड़ा होता है। ये पल मुझे दादाजी की याद दिलाता है। मुझे अभी भी याद है कि दादाजी ने अपने आखिरी दिनों में मुझसे बिल्कुल यही सब कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी बातें कह रहे हो। वो एहसास अब मेरे अंदर एक ऐसा डर और बेचैनी भर देता है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दूसरे कमरे में लिली लकड़ी के बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रहती है। उसे नींद नहीं आती। माँ, क्या बात है? नानी पहले से काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हैं। ज्यादा मत सोचो, बूढ़े होने पर लोग ऐसे ही दिखते हैं। लिंडा लगभग अनदेखा करने लायक कांपती है और भारी आवाज में बोलती है। माँ को ऐसा कहते देख लिली उस टॉपिक को और आगे नहीं खींचती। वो अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती है और दबी आवाज में कहती है, नानी ने आज जो खाने में बनाया था वो दादाजी की पसंद की चीजें नहीं थी, वो सब भाई एथन की पसंदीदा चीजें थी। तो ये बात थी। लिंडा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अपराध बोध की एक तेज लहर अचानक उसके अंदर दौड़ जाती है। तो ये बात थी। इस बीच मुझे नींद नहीं आती। उस रात मैं कई चीजों के बारे में सोचता हूँ। हम जब पहली बार पहुंचे, वहां से लेकर दादाजी के निधन तक, नानी के सालों के खामोश गम से लेकर आज तक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान खोने के बाद ही संभालना सीखता है। इस वक्त मुझे किसी भी चीज से ज्यादा गहरा डर और बेचैनी महसूस हो रही है। मैं नानी को सच बताने से और भी ज्यादा डरता हूँ। नानी अभी भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं। गाँव के बुजुर्ग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। अगर वो काम न करे तो उन्हें बेचैनी होने लगती है। जब तक वो उठती है मैं भी उठ चुका होता हूँ। रसोई का पानी का जार आधे से ज्यादा खाली है, इसलिए मैं कंधे पर बांस की कांवड़ रखता हूँ और ताजा पानी लाने के लिए पहाड़ी की तरफ निकल जाता हूँ। इस गाँव और पड़ोसी गाँव के
सभी लोग पहाड़ का पानी पीना पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा साफ और सेहतमंद होता है। जब तक लिंडा और लिली उठती हैं, मैं कांवड़ लेकर पहले ही पहाड़ पर जा चुका होता हूँ। मैं भी जाकर देखती हूँ। लिली नानी के पास रहने की आदी नहीं है, इसलिए जब माँ और नानी बात कर रही होती हैं, तो वो बस एक लाइन बोलती है और चुपचाप खिसक जाती है। बाहर पहुंचते ही वो राहत की एक लंबी सांस लेती है। भले ही उसने गाँव की सिर्फ कुछ ही बार यात्रा की हो, बाहर रहना घर के अंदर रहने से कहीं ज्यादा सुकून देता है। नानी ने जो पहले कहा था उसका क्या मतलब था, ये मैं सोच रही हूँ। वो तब की बात होगी जब वो लगभग 11 साल की थी, ठीक जब दादाजी का निधन हुआ था। अब इसके बारे में सोचते हुए लिली को अचानक कुछ समझ आता है। माँ पहले उसके भाई के प्रति भी काफी सख्त हुआ करती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ठीक उसी वक्त के आसपास भाई के प्रति उनका रवैया सचमुच बदल गया था। लिली जितना इसके बारे में सोचती है, उसकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे ही वो चलती है, थोड़ी दूर से कुछ आवाजें कान में पड़ती हैं। गांव के कोने के पास एक बड़ा पेड़ है जिसके चारों तरफ कुछ बुजुर्ग लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। वो रोज का पोता है। लड़का वाकई बहुत समर्पित है। उसके अपने बच्चे शायद ही कभी वापस आते हैं, पर वो अक्सर आता है। मुझे याद है उस लड़के का नाम एथन है ना। सालों पहले मैंने सुना था कि वो बाहर कुछ खरीदने जाना चाहता था और बूढ़े स्टर्लिंग उसके पीछे गए और कभी लौट कर नहीं आए। हाँ बिल्कुल। और उस वक्त उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा था। अगर रोज ने उसे पकड़ा न होता तो लड़के की पिटाई से जान ही निकल जाती। कुछ चीजें बस किस्मत होती हैं। बच्चों का चंचल होना आम बात है, इसके लिए किसी बच्चे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये तो बस बूढ़े स्टर्लिंग की बदकिस्मती थी। ये सब सुनकर लिली डर के मारे लगभग छुप जाती है। जब वो कड़ियों को आपस में जोड़ती है तो बहुत सी बातें अचानक साफ होने लगती हैं। अगर ऐसा है तो फिर नानी एथन पर इतना प्यार क्यों लुटाती है? ये वाकई अजीब है। जैसे ही वो खुद से बुदबुदाती है, वो देखती है कि एक परछाई कंधे पर पानी के 2 जार उठाए धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे आ रही है।